नमस्कार साथियों, आज प्रस्तुत है प्रदीप श्रीवास्तव परवाना द्वारा लिखी हुई एक मार्मिक आत्मकथात्मक कहानी नारद का हंस। यह एक ऐसी अद्भुत सच्ची घटना थी जिसे लेखक ने अपने बाल्यकाल के बाल सुलभ मानवीय करुणाओं और अनचाहे अपराध के मध्य बड़ी ही वेदना से जिया था और जिसकी टीस आज भी आत्मबोध में पैनी चुभन पैदा करती है। सब कुछ याद है, आज भी कुछ भी भूला नहीं हूँ। उन अतीत के धुंधले पन्नों में कुछ घटनाएं तो चटपटी सी हैं, तो कुछ बड़ी ही मार्मिक और करुण पोषक भी। समयांतर अरसों की लंबाई और बरसों की दूरियों ने मेरी बढ़ती हुई उम्र के साथ इस मामले में कोई समझौता नहीं किया। वो अभी भी इस पड़ाव को अपने बचपन की बाल सुलभ विसंगतियों और खट्टी मीठी घटनाओं से मेरे अंतस को गुदगुदाती रहती हैं। जब भी कभी फुर्सत में बैठता हूँ या एकांतवास का शिकार होता हूँ, तो बचपन की ढेर सारी विचित्र स्मृतियां मेरे अतीत के कांधे पर सवार होकर मेरी आत्मलिप्सा को छेड़ने आ जाती हैं। आज मैं आपको भी अपने उसी विचित्र बचपन के सुनहरे बगीचे में लिए चलता हूँ, जहाँ अतीत का एक नन्हा सा मधुरिम पौधा अपनी अटखेलियों से मेरी स्मृतियों को सहला रहा है। मुझे कुछ याद है, शायद उस समय मेरी उम्र 6 या 7 बरस की रही होगी, क्योंकि मैं नर्सरी क्लासेज का शिशु छात्र था और अपने बड़े भाई, जिनकी उम्र 10 बरस से ऊपर की रही होगी, उन्हीं के साथ पास के एक शिशु विद्यालय में पढ़ने जाया करता था। जाड़े की ऋतु आरंभ हुई थी, इसलिए शीतकालीन सत्र के नियमानुसार विद्यालय के समय में भी बदलाव हुआ था। अब एक ही पाली की पढ़ाई होने लगी थी। सभी बच्चे तड़के सुबह 7 बजे ही विद्यालय पहुंच जाते थे और 4 घंटे की शिक्षा दीक्षा निपटाकर कुलांचे भरते हुए उधम मचाते अपने अपने घर वापस आ धमकते थे। ऐसी ही एक अद्भुत स्कूली सुबह की अजीबोगरीब घटना का जिक्र आप सबसे कर रहा हूँ। जब मैं विद्यालय जाने की तैयारियों में लगा था, बड़े भाई जी नहा धोकर नाश्ता कर रहे थे और पिताजी भी डेली रूटीन निपटाकर अपने ऑफिस की कुछ फाइलों में उलझे हुए थे। माँ हम लोगों के लिए टिफिन बना रही थी। घर में एक नौकरानी भी थी, बुधिया नाम की, जिसे हम सब काकी कहा करते थे। वो भी तड़के सुबह घर के काम में माँ का हाथ बटाने आ जाती थी। हालांकि वो चतुर तो बहुत थी, हर समय उसका मुंह चलता रहता था, परंतु वो कामकाजी भी बहुत थी। जब तक रहती थी उसके हाथ पैर उठा पटक मचाते रहते थे। माँ के साथ जम के गृहस्थी निपटाती थी और तो और अपनी धुन में वो जाने क्या अगड़म शगड़म गाती गुनगुनाती रहती थी। खैर, उस अद्भुत सुबह की असली घटना पर आता हूँ। अब जब मैं लगभग तैयार हो चुका तो याद आया कि कल स्कूल से वापस आकर मैंने अपने जूते बेवजह ही धूल के छत पर सूखने के लिए रख दिए थे और रात में मैं उन्हें वापस उठाना भूल गया था। माँ ने काकी को आवाज लगाते हुए छत से मेरे जूतों को लाने को कहा। रसोई से निर्देश पाते ही काकी तुरंत छत पर जाने के लिए ऊपर की ओर जाती हुई एक टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों वाले जीने की ओर सरपट दौड़ पड़ी, जो बगल के स्टोर रूम के ऊपर बनी थी। जीने के निचले बचे हुए खाली हिस्से में माँ सूखी लकड़ियां, कोयले, गोबर के उपले और लकड़ी के बुरादे आदि रखती थी। उन दिनों गैस सिलेंडर का प्रचलन नहीं था। घरों में लोग भोजन आदि बनाने के लिए अधिकतर कोयले या लकड़ी के बुरादों की अंगीठियों का इस्तेमाल किया करते थे। जब मैंने बुधना काकी को सरपट सीढ़ियों पर चढ़ते देखा तो मैं भी अधिक देर वहां न टिक सका और बाल चंचल मन की एड़ लगते ही मैं काकी के पीछे पीछे तेज कदमों से चल पड़ा। काकी तब तक काफी ऊपर निकल चुकी थी। मैं अभी बमुश्किल 3/4 पायदान ही चढ़ पाया था कि जाने कहां से अचानक कोई चीज सरसराहट की तेज आवाज करती हुई मेरे सिर से आ टकराई और फड़फड़ाती हुई जीने के अगले पायदान पर आ गिरी। इस अकस्मात शिरो आघात से मैं हड़बड़ा कर पिछले पायदान पर ही अटक गया और जीने की एक ओर दीवार से लगकर उस अनजाने रहस्य का अवलोकन करने लगा कि कौन सी बला थी और अचानक कहां से मेरे ऊपर आ टपकी थी। मैं सीढ़ियों पर ही जड़वत खड़े बड़ी गहनता से एक पायदान ऊपर अपने सामने पड़ी हुई उस वस्तु को देखने लगा। जूते का मोह और स्कूल के देरी की फिक्र कुछ देर के लिए बाल मनोदशा के उत्ताल उथल पुथल में हवा हो गई। मैंने साहस जुटाकर ऊपर अगले पायदान की ओर अपना पैर बढ़ाया तो दृश्य देखकर दंग रह गया। साथ ही मेरे नन्हे अंतर्मानस की दुनिया में एक कोहराम समझ गया। पलक झपकते अतिरेक करुणा और दया से आत्मा विचलित हो उठी। एक चिड़िया अधमरी सी घायल और रक्त रंजित पड़ी छटपटा रही थी, बार बार अपने पैरों को सिकोड़ते हुए नन्हे नन्हे चोंचों को खोल बंद कर रही थी। आनन फानन में मैंने उसे उठा लिया और वापस आंगन की ओर मुड़ा तो याद आया कि अभी पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं, घर में ही हैं। अगर उन्होंने मेरी ये बाल लीला देख ली तो मेरी अच्छी खासी रिपेयरिंग कर डालेंगे, क्योंकि स्कूल, समय, पढ़ाई और अन्य फुटकर दैनिक नियम संयम के मामले में वो बहुत कट्टर थे, बड़ी पैनी नजर रखते थे। पिताजी के भय ने मुझे भयानक दुविधा में डाल दिया। अब क्या करूं? ये चिड़िया तो बुरी तरह घायल है। आसमान में उड़ते समय किसी दुष्ट पक्षी के आक्रमण का शिकार हुई है। उस पर इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण इसकी हालत और भी दयनीय हो गई है। अब ये अपने जीवन और मृत्यु के बीच हाथ पांव मार रही है। मेरा कलेजा उसके तड़पन की स्पंदन से मरमाहत हुआ जा रहा था। मेरे हाथों में उसके शरीर से बहता हुआ खून भी लग गया था। जब तक मैं कुछ ठोस निर्णय लेता तब काकी जूते लेकर वापस आ गई और मेरी हालत देखकर विस्मय से ठगी रह गई। अरे बबुआ, ये क्या? ये तो तिलोरी है। इसे किसने मारा? ये यहाँ कैसे आई? ये तो बहुत घायल है।
उसके ढेर सारे एक साथ इतने प्रश्नों से मैं अचकचा गया, लेकिन साहस एकत्र कर धीरे स्वर में सारी कहानी उसे बता दी। वो भी उसकी दशा सुनकर थोड़ा दुखी हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल ठंडी आह भरकर बोली, बबुआ, अब इसका क्या करोगे? ये तो आखिरी सांस ले रही है, वैसे भी इसका बचना मुश्किल है। मैंने उसके वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बाल बुद्धि का संबल लगाते हुए बोला, काकी, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। कितना तड़प रही है बेचारी, कितनी भीषण चोट लगी है। इसे किसी शैतान पक्षी ने नोचा है। इसे मैं बचाऊंगा, इसकी सेवा करूंगा तो ये बच जाएगी। मेरा प्रण वाक्य सुनकर काकी सहम गई और सुहृदयालु दृष्टि से मुझे एकटक देखते हुए बोली, बबुआ, सो तो ठीक है, लेकिन बाबूजी अगर ये सब देख लेंगे तो अभी जल थल मच जाएगी। तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो चुका है। तुम्हारा टिफिन, बस्ता, ड्रेस सब रेडी है अब, और बड़का भाई भी तुम्हें नीचे पुकार रहा है। अब तुम्हारे पास इसको सहेजने संजोने का समय नहीं है। काकी के इस अदय निराशावाद ने मेरे आत्मबल के अग्निकुंड में जैसे ढेर सारा पानी डाल दिया। फिर क्या था, विवशता और अंतरंग मोह के कमजोर बादलों ने बिना गर्जन तर्जन के ही मेरे मानस पटल को इस तरह से भिगोना आरंभ किया कि मेरी अबोध आंखों में अनायास ही आंसू आ गए। मेरी करुण दशा में डूबी नन्ही नन्ही आंखों के आंसुओं ने उस अबला के नारित्व को कुछ इस तरह से झकझोरा कि उसका संपूर्ण अस्तित्व बाल मनोहार की असीम करुणा और स्नेह के हिलोरों से मेरे करुण सिंधु में डूब गया। काकी ने मेरे सिर पर मृदुल स्नेह से हाथ फेरा और बोली, अच्छा ठीक है, हम दोनों मिलकर इसके प्राण की रक्षा करेंगे। हमारी सेवा शुश्रूषा से ये फिर से सजीव हो जाएगी। फिलहाल तुम इस समय स्कूल जाओ और इसे यहीं रहने दो। तब तक मैं इसे कहीं छुपाकर इसकी देखभाल करने की युक्ति सोचती हूँ। उसके उन औदार्य वचनों से मेरा मन अब काफी हल्का हो गया था, लेकिन अब समस्या ये उठ खड़ी हुई कि उस तिलोर पक्षी, जिसे उत्तर भारत में तिलोरी और पश्चिमी देशों के कुछ हिस्सों में बस्टर्ड बर्ड भी कहते हैं, इस निष्ठुर संसार की निर्ममता से दूर इस घायल जीव को आखिर छुपाया कहाँ जाए। वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ इंसान के अलावा कुत्तों और बिल्लियों की भी पहुँच न हो, और तो और पिताजी, माताजी और बड़े भाई जी को भी इस प्राण रक्षा अभियान की भनक न लगे। थोड़े देर विमर्श संघर्ष के बाद मेरी आंखों में अचानक एक नवेली चमक आ गई। काकी, क्यों न इसे हम माँ के लकड़ी, कोयला और उपलों वाले स्टोर रूम में ही कहीं सुरक्षित छुपा दें। काकी को मेरा ये सबल आइडिया पसंद आ गया और वो तुरंत मेरे हाथ से पक्षी को लेते हुए बोली, तुम नीचे चलो, ये अपने जूते लेते जाओ, पहनकर स्कूल निकलो। मैं इसे चुपके से उसी स्टोर रूम में कहीं छुपा कर आती हूँ। ये कहकर वो तेजी से नीचे उतरते हुए जीने की बाईं ओर बने स्टोर रूम में बिजली की गति से घुस गई और मैं राहत की सांस लेकर मुस्कुराता हुआ अपनी उदार चेतना की मधुर थपकी लेकर धीरे धीरे आंगन में नीचे उतर आया। कहने को तो 4 घंटे का स्कूल था, लेकिन मेरे लिए ये 4 घंटे 4 सदी से कम नहीं लगे। हर समय मेरा मन बस उसी घायल तिलोर के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहा। आंखों में खून से लथपथ उस अबोध पक्षी की छटपटाहट और तड़प की तस्वीर कौंधती रही। कहना गलत न होगा कि पूरे स्कूल अवर में मेरी नन्ही सी आत्मचेतना उसी निरुपाय के प्राण संकट और काकी के सफल असफल रक्षा युक्तियों के बारे में अपनी कल्पनाओं से संघर्ष करती रही। घर पहुंचते ही मैंने अपना बस्ता तेजी से सोफे पर पटका और बिना ड्रेस बदले, बिना हाथ मुंह धोए विकल भाव से काकी को ढूंढने लगा। लेकिन काकी को वहां न पाकर फिर याद आया कि काकी लंच टाइम में अपने घर चली जाती है और शाम को दोबारा किचन और बर्तन आदि की साफ सफाई के लिए फिर आ जाती है। इस समय माँ बाथरूम में कपड़े धुल रही थी, पिताजी कार्यालय जा चुके थे और बड़े भाई साहब आते ही टीवी देखने में जुट गए थे। यह अवसर मेरे लिए सटीक था। मैं भवावेश में उत्तेजित तेजी से उस स्टोर रूम की तरफ दौड़ा जहां काकी सुबह उस पक्षी को छुपाने के लिए गई थी। इस स्टोर रूम में पहुंचते ही मैं अधीरता से उस घायल तिलोर को इधर उधर ढूंढने लगा। कभी लकड़ियों के गट्ठरों को आगे पीछे धकेलने का प्रयास करता तो कभी कोयलों के ढेरों को इधर उधर खिसकाता, परंतु वो मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। अव्यक्त भय और आशंकाओं से हाथ पैर निर्जीव से प्रतीत होने लगे। मैं थक हार कर वहीं फर्श पर बैठने ही वाला था कि तभी अचानक मेरी नजर स्टोर रूम के सबसे ऊपर बाहर गली की ओर खुलने वाली उस खिड़की पर पड़ी जहां एक मिट्टी की छोटी सी हंडिया रखी थी और उस पर मैला कुचैला कपड़ा लिपटा हुआ था। खुशी से मेरी आंखें चमक उठी और मैं तेजी से उस तक पहुंचने के लिए नीचे पड़े गट्ठरों और लकड़ी के बुरादों के बोरों पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। 2-3 बार तो फिसला, लड़खड़ाया और गिरा भी, परंतु अंत में वहां तक पहुंचने में सफल हो गया। कांपते हाथों से हंडिया उतार कर नीचे लाया और कपड़ा हटाकर देखा तो वो कुछ हिलडुल सी रही थी। चौंच भी खोल बंद कर रही थी। अब उसकी नन्ही अलसाई आंखें नवजीवन की प्राण ऊर्जा पाकर भोर की ओस में कुसुमाई कलिका की भांति सचेत हो उठी थीं। अब वो काफी स्वस्थ और चैतन्य लग रही थी। उसके शरीर पर खून के धब्बे भी नहीं थे और गले के घावों में भी पीला पीला कुछ देसी दवाओं का नुस्खा लेपित था। मैं अंतर्मन से पूर्ण आश्वस्त काकी के सदैव सुकृतियों की सराहना करते हुए पक्षी को अपने कमनी उंगलियों से सहलाने लगा। वो टिप टिप करके अपनी आंखों से मुझे निहारने लगी और अपने पंखों से मेरी हथेलियों को थपकाने लगी। मेरा अबोध बचपन सहसा उसके निशब्द स्नेह का स्पर्श पाकर निहाल हो उठा और धीरे धीरे अंतर्मानस की अनहद उमंगों की उन सिराओं पर झूलने लगा जिसके दूसरे छोर पर वो तिलोर बैठकर अव्यक्त भाव से अपना जीवन राग छेड़ रही थी। उसने मेरे बाल सहज मानस को अपने अद्भुत स्नेह लीला से निर्विकार बांध लिया था। मैं थोड़ी देर और वहां बैठकर उसे दुलारना चाहता था, परंतु अचानक आंगन से आने वाली माँ की एक तीव्र पुकार ने मेरी मदासक्त भावनाओं का सारा भव्य बंधन ढा दिया।
इससे कि पहले माँ मुझे ढूंढती हुई वहां तक आ पहुंचे और मेरे सारे बाल सुलभ प्रायोजित रहस्यवाद का दुखद भंडाफोड़ हो जाए, मैं सचेत हो उठा और आनन फानन में उसे उसी हंडिया में छुपाकर चटपट उसी खिड़की पर पुनः आरूढ़ कर दिया और तेज कदमों से स्टोर रूम से बाहर निकल आया। बाहर आते ही सीधे माँ से टकरा गया। माँ की भेद भरी अचूक पैनी दृष्टि ने मुझे सिर से पांव तक हिला दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? माँ की इस विकट मुद्रा ने मेरे गले और मुंह की सारी तरावट सोंख ली। जिह्वा होठों तक शब्दों को संभालने और सहजने का प्रयास तो कर रही थी, परंतु भयातुर बाल साहस मातृत्व की कठोरता के आगे सिर न उठा सका और पलक झपकते धराशायी हो गया। मैं अस्फुट स्वरों में अपनी कच्ची कपोल कल्पना के जाल में माँ को बांधने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अचानक मेरे अग्रज प्रकट हो गए और भोजन परोसने की आग्रह करने लगे। इस अंतरिम व्यवधान का ये फल हुआ कि माँ का ध्यान मेरी तरफ से हट गया और वो भाई साहब का हाथ पकड़कर किचन में चली गईं। मैं भी मौनवत अपना सारा कौतुक रहस्यवाद समेटे उनके पीछे पीछे हो लिया। जान बची तो लाखों पाए। मुझे तनिक भी भान न था कि आज अचानक इस तरह से इन विकट परिस्थितियों में फंस जाऊंगा। खैर, इस व्युत्क्रम ने मुझे माँ के प्राकृतिक प्रकोप से तो बचा लिया, परंतु माँ की आंखों में जो विचित्र संशय और अबूझ आशंकाओं की उठती गिरती लहरों के उपद्रव मैंने देखे थे, उसने मुझे विचलित कर दिया था। मुझे विश्वास हो गया था कि अब मैं माँ के रडार पर आ चुका हूँ और अब कभी भी मेरे स्नेह लीला का अभेद्य दुर्ग उनकी चपेट में आ सकता है। रात काफी गहरा चुकी थी, लेकिन मेरी चिंताग्रस्त आंखों से नींद बहुत दूर थी। उस नन्हे से जीव की अबोध छाया ने मेरे अंतर्मन को गिरफ्त में ले रखा था। अचानक खिड़की से एक तीखी ठंड का झोंका मेरे कमरे में घुसा और मेरे अधखुले शरीर को अपनी चुभन देता हुआ कमरे में चारों ओर फैल गया। भले ही जाड़े की शुरुआत थी, परंतु रात का तीसरा प्रहर ढलते ढलते तापमान काफी गिर जाता था। अचानक लेटे लेटे मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और मैं सिहर कर उठ बैठा, क्योंकि ठंड से तिलोर के तड़पने और उसके नन्हे से घायल शरीर के कंपाते पूर्वाभास ने मुझे व्यग्र कर दिया। तत्क्षण असीम करुणा और दयाद्रता ने मेरी आत्मबोध की घंटी बजा दी। मुझे लगा जैसे वो अर्वाक पंछी अपने कांपते हुए पंखों से आर्तनाद कर रहा है। मैं झट से उठ बैठा और कमरे से दबे पांव चोरों की तरह स्टोर रूम पहुंच गया और पूर्व की भांति खिड़की से उस हंडिया को नीचे उतारा और उस असहाय को बाहर निकालकर हाथों से सहलाने लगा। कुछ देर बाद उसका शरीर बढ़ते हुए ठंड से सामना करने के लिए थोड़ा सा सशक्त हो चला, परंतु मेरी प्रबल विवलता उसके नन्हे पैरों और पंखों में अब भी शीत स्पंदन की पीड़ा महसूस कर रही थी। अबोध चेतना का वशीभूत बचपन अब इस विकट बेला से द्वंद करने में अक्षम था, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तीखे ठंड की बढ़ती चुभन से उस नन्हे से प्राणी की रक्षा कैसे की जाए। थोड़ी देर तक अपनी अल्प बौद्धिक तर्क वितर्कों से दो हाथ करने के बाद एक अद्भुत युक्ति ने मेरे अंतरात्मा में चल रहे विषम द्वंद का अंत कर दिया। मैंने कई बार काकी और माँ के आपसी बातों में सुना था कि लकड़ी का बुरादा बहुत गर्म होता है। कई बार तो बड़े भाई साहब को चिलचिलाती गर्मी के दिनों में बर्फ लाकर बुरादों में खोद कर गाड़ते हुए देखा था। पूछने पर उन्होंने भी बताया था कि बुरादा बहुत गर्म और सघन होता है, उसके अंदर हवा जरा भी नहीं जा पाती, इसलिए बर्फ सुरक्षित रहती है, पिघलती नहीं। बस फिर क्या था, यही निदान मेरी सटीक युक्ति का अद्भुत और अंतिम उपादान बन गया। आनन फानन में मैंने अपने हाथों से बुरादे के उस विशाल ढेर में एक छोटे से गड्ढे भर का बुरादा हटाया और उसमें बड़े ही प्यार और सुकून के साथ तिलोर को रखकर पुनः बुरादे से ढक दिया। ढक क्या दिया, दूसरे शब्दों में कहें तो ढंग से पाट दिया और पूर्ण आश्वस्त होकर सगर्व की अपूर्व बाल चेतना अपनी आत्मा में समेटे हुए वापस अपने शयन कक्ष में दबे पांव लौट आया। मुझे किंचित भी उस दुरम्य परिणाम का भान नहीं था कि मेरी बाल सुलभ मानवता और करुणा की अबोध लीला उस निरीह के जीवन के लिए प्राणदान के प्रतिरूप बड़ी भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह नियमित दिनचर्या अनुसार जब सांसारिक जीवन पुनः चेतना जगत में सक्रिय हुआ, तो मैंने भी चटपट अपनी छोटी सी दिनचर्या निपटाकर और उस अबोध पंछी का हाल चाल लेने के लिए काकी को अपने पीछे आने का संकेत दिया और उत्साहित कदमों से डग भरता हुआ उस स्टोर रूम की ओर बढ़ गया। काकी ने भी सतर्कता से इधर उधर देखा और मेरे पीछे पीछे आ गई। हम लोगों को इसका तनिक भी संदेह नहीं था कि माँ के रडार पर मेरे साथ साथ अब काकी भी आ चुकी हैं, इसलिए हम सब अपने पीछे चुपके चुपके माँ का भी आ जाना नहीं भाप सके। स्टोर रूम पहुंचते ही काकी हंडिया नीचे खाली पड़ी देखकर विस्मय से अवाक रह गईं और आतंकित भाव से मुझे घूरने लगी, परंतु मैंने उनके असंयत भावों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि काकी को सच्चाई का पता न था। मैंने तेजी से अपने हाथों को उभरे हुए बुरादों के उस छोटे से स्तूप में गाड़ दिया और तत्परता से ढेरी को हटाने लगा, जिसके नीचे रात में तिलोर को समाधिस्थ किया था। असहज काकी पागलों की तरह आंखें फाड़े मेरी गतिविधियों को देख रही थी, और तो और माँ भी किंकर्त व्यवमूढ़ पीछे चुपचाप खड़ी मेरी ये असाधारण लीला अबूझ नेत्रों से देख रही थी। जैसे ही मैंने तिलोर को बुरादे की खो से बाहर निकाला, उसकी दशा देख काकी तो जैसे निष्प्राण और निष्पंद हो गईं। साथ ही पीछे मौन खड़ी माँ की एक करुणा भरी चीख ने हमारी समाधि लीला का सहसा पटाक्षेप भी कर दिया। अचानक वहां इस तरह से माँ की उपस्थिति ने हम दोनों के प्राण सुखा दिए। माँ ने जलते हुए आग्नेय दृष्टि से हम दोनों को बुरी तरह घूरा और अपने विवल उत्तेजित हाथों से निष्प्राण पक्षी को छीन लिया। अरे भगवान, ये तो मर गई। तुम लोगों ने मार डाला क्या इसे? इसकी ऐसी दुर्गति किसने की? ये यहाँ कैसे आई? ये मरी थी या जीवित थी?
किसने इसे यहाँ गाड़ दिया? माँ के ढेर सारे तीखे प्रश्नों की बौछार ने हम दोनों को बिल्कुल पंगु बना डाला। जड़वत हम दोनों एक दूसरे को ताकते रहे, बोलती बिल्कुल बंद हो गई। काकी को थोड़ा पीछे खींचते हुए माँ ने उस मृत का अबोध पंछी के शव को अपने एक हाथ में लटकाए हुए मेरी ओर मुड़ी और भाव द्रवित कड़े स्वर में बिफर कर बोली, उल्लू के पट्टे, दुष्ट पाजी, ये तूने क्या किया? नारद मुनि की तरह तूने भी इसके प्राण हर लिए क्या आज? मेरे होंठ कुछ कहने के लिए खुले तो परंतु आत्मग्लानि और अपराध बोध ने भावनाओं को शब्दों में ढालने का अवसर ही न दिया। बस आंखों की कोरों से मोह और पीड़ा की निर्मल बूंदें छलछल आईं। माँ सारा भेद समझ चुकी थी। उन्होंने ने मेरे गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई और काकी की ओर घूरते हुए बोली, क्या तू भी 8 साल की है अभी? काकी निस्तब्ध लीला से परे अभी भी अवाक थीं। वो समझ ही नहीं पा रही थीं कि वो माँ को क्या उत्तर दे। किसी तरह दोनों बोझिल कदमों से बाहर निकली और आंगन में पहुंचने से पहले ठिठकते हुए माँ कोमल स्वर में एक ठंडी आह भरकर काकी से बोली, बुधना, इस बेचारी को ले जाकर कहीं इसको सच्ची समाधि दे दो, वरना हम सभी को महापाप लगेगा। काकी ने धीरे से उस निष्प्राण जीव के विद्रूप शव को अपने हाथों में ले लिया और स्टोर रूम की ओर वापस मुड़ते हुए मेरे कान में फुसफुसाई, चलो बाबू, अभी इसको यहीं छुपा देते हैं, तुम्हारे स्कूल का समय हो रहा है, अभी घर में हंगामा मच जाएगा। जब छुट्टी के बाद वापस घर आना तब इसे कहीं अच्छी समाधि देने ले चलेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि स्टोर रूम में वापस जाकर पुनः बाहर निकलते समय माँ और काकी दोनों के करुणाग्रस्त सर्द चेहरे पर उदासी बिखरी हुई थी, परंतु इस अद्भुत प्राणदान पर उनके होठों पर एक अजीब सी वेदना की मुस्कान भी तैर रही थी। उस समय तो मुझे समझ में कुछ नहीं आया था कि माँ ने मेरे कौतुक करुण लीला की तुलना नारद मुनि से क्यों की थी, परंतु जब बचपन की अल्पधारी अज्ञानता में एक दिन मेरी युवावस्था के विवेक ने प्रवेश किया तो भागवत पुराण के एक विशेष पर्व से उस दिन उस रहस्य का भी अनावरण हो गया, जिसमें देवर्षि नारद ने एक बार एक निर्दोष हंस को एक क्रुद्ध ऋषि के कठोर मृत्यु श्राप से बचाने के लिए उसे हजारों कोस दूर एक निर्जन वन की दुरम्य गुफा में भेजकर वहीं छुपा दिया था, जहां उसकी अकाल मृत्यु उसका प्राण हरने के लिए पहले से ही वहां बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं तथा आगे इससे भी बेहतर आपके लिए कुछ और नया प्रस्तुत कर सकूं। अपना अवश्य सुझाव दें तथा मेरे चैनल को लाइक्स देते हुए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।